हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ शॉक। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो स्टेजेस होते हैं शॉक के, कुछ 4 स्टेजेस हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है इनिशियल स्टेज, दूसरा है कंपनसेटरी स्टेज, तीसरा है प्रोग्रेसिव स्टेज और फोर्थ है इरिवर्सिबल स्टेज। ये स्टेजेस क्या हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में और किस में ट्रीटमेंट काम करेगा, किस में ट्रीटमेंट नहीं काम करेगा, ये सब हम ये डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जस्ट इनिशियल स्टेज के बारे में कि इनिशियल स्टेज होता क्या है। स्टेज फर्स्ट है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज का क्या मतलब हुआ? अर्ली शॉक, मतलब इनिशियल एज इन शुरू ही हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, दैट इज द स्टेज where tissue hyperperfusion begins, leading to cellular hypoxia and a shift to anaerobic metabolism, but changes are still mild and reversible. ओके, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि इनिशियल स्टेज वो स्टेज है जहां टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन स्टार्ट होती है। अब ये हाइपोपर्फ्यूजन का क्या मतलब है? हाइपो मतलब कम, परफ्यूजन मतलब टिश्यूज में जो ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो टिश्यूज में जो ऑक्सीजन है या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, वो इसी स्टेज से शुरू होता है। सेल को ऑक्सीजन कम मिलती है लेकिन डैमेज अभी अर्ली और रिवर्सिबल होता है। मतलब कि अगर ये डैमेज जो भी हो रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट मिली तो ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया अनएबल टू प्रोड्यूस एटीपी which leads to cell membrane damage। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? तो देखो, टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन का क्या मतलब हाइपोक्सिया का क्या मतलब है कि जो टिश्यूज हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी, मतलब जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट हम बोलते हैं। तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है, और सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगता है, सेल वीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेल शिफ्ट टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सेल जो है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट कर जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करेगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म अगर पॉसिबल नहीं है, तो सेल क्या करता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से ही ये जो एसिड्स है, जो लैक्टिक एसिड है या पायरुविक एसिड है, इसका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बॉडी में। अब ये एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, सिस्टमिक, मतलब पूरे बॉडी में आप देखोगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का रीजन क्या है कि लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड का बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ब्लड एसिड हो जाता है इसमें। अब इसके बाद क्या होता है, लीवर अनेबल टू क्लियर एसिड्स ड्यू टू हाइपोक्सिया। अब सभी को पता है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ क्लियर करने का काम लीवर का होता है। लेकिन अगर लीवर के पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो लीवर के सेल्स जो हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जितने भी एसिड्स हैं जो ज़्यादा बढ़ गए हैं शरीर में, वो क्या है, लीवर उस पर काम नहीं कर पाता है, उसको रिमूव नहीं कर पाता है क्योंकि ऑक्सीजन कम है। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ओवरऑल इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बट अगर यहाँ ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट रिकवर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनसेटरी स्टेज, मतलब स्टेज 2 की। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेज इन विच द बॉडी एक्टिवेट्स कंपनसेटरी मैकेनिज्म, एसएनएस एंड हॉर्मोन्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनसेटरी स्टेज में बॉडी खुद को बचाने के लिए मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करती है ताकि बीपी और वाइटल ऑर्गन्स का परफ्यूजन मेंटेन रहे। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स का परफ्यूजन, परफ्यूजन मैं जब भी बोलूंगी तो आप समझ जाना कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या बोलता है। तो कंपनसेटरी स्टेज का जो फ्लो चार्ट शुरू हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है कि बॉडी एक्टिवेट्स मैकेनिज्म टू मेंटेन परफ्यूजन। ठीक है, तो बॉडी क्या कर रही है, बहुत सारे
मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है ताकि हमारा बॉडी जो है वो थ्राइव कर पाए, ठीक है। सपोज लो बीपी है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो कैरोटिड साइनस है या जो हमारा आयोटिक आर्क होता है वहाँ पे कुछ बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब ये बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये प्रेशर मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, बीपी लो होगा, तो ये सिग्नल दे देते हैं, ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, बीपी को देख लेते हैं कि बीपी कम है या ज़्यादा है, और फिर उसके बाद ये सिग्नल देते हैं, ठीक है। अब ये सिग्नल किसको देते हैं वो देखो, decreased BP and tissue perfusion activates compensatory mechanism, baroreceptors stimulated, ठीक है, release of एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब देखो जो बैरो रिसेप्टर्स है उसने सेंस कर लिया कि ब्लड प्रेशर लो है, और उसने क्या किया, जो एपिनेफ्रिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है उसको रिलीज करवा दिया, ठीक है। अब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। वैसो कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, उसके अलावा क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ रास। रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। जब हम किडनी पढ़ेंगे, मतलब रीनल पढ़ेंगे, वहाँ पे हम रास डिटेल में पढ़ेंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या होता है, कैसे बीपी को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब ये रास एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, शरीर में सोडियम और वाटर रिटेन करने लग जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वेनस रिटेन इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। तो अब देखो हाइपर वेंटिलेशन इसलिए होता है, हाइपर वेंटिलेशन इसलिए होता है, पेशेंट जैसे फास्ट फास्ट ब्रीथ करने लग जाएगा, उसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोल रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप होती है, ठीक है, बॉडी में। क्या था पहले, क्या था, बॉडी में एसिडोसिस हो रखा था, तो एसिडोसिस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है, सो दैट जो बॉडी में एसिडोसिस हो रहा था उसको बैलेंस कर पाए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट और बीपी टेम्पररी मेंटेन हो जाता है। तो इस जो स्टेज में कंक्लूजन हमें मिलता है वो यही है कि इस स्टेज में बॉडी फाइट कर रही होती है, अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट स्टिल बेटर हो सकता है, उसकी कंडीशन रिवर्स हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेज 3 विच इज प्रोग्रेसिव स्टेज। Now, what is progressive stage? The stage where compensatory mechanism fail, leading to worsening tissue hypoxia, metabolic acidosis, and organ dysfunction. ओके, तो ये क्लियरली आपको पता लग रहा होगा, प्रोग्रेसिव स्टेज हमने पहले भी बात की है कि प्रोग्रेसिव स्टेज में कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है और कंडीशन और ज़्यादा खराब होने लग जाती है, लीडिंग टू ऑर्गन डिस्फंक्शन। मतलब जो ऑर्गन्स है, मल्टीपल ऑर्गन्स है, वो डिस्फंक्शन हो जाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो, कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल विच लीड्स टू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, उसके वजह से कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैपिलरीज जो हैं वो बहुत पतली होती हैं, ठीक है। अब वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कैपिलरीज की एंडोथेलियम होती है वो डैमेज हो जाती है। कैपिलरी में एक ही है, एंडोथेलियम का ही बना होता है वो, तो जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज होने लग जाएंगी। अब कैपिलरीज जब डैमेज होती हैं तो उसकी वजह से कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी चीजें अंदर है वो बाहर लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो, सेल स्वेल्स, मेम्ब्रेन बिकम्स लीक, ठीक है। अब देखो सेल क्या होते हैं, वो उसकी स्वेलिंग होने लग जाती है सेल्स की, और जो उसमें जो भी लिक्विड होगा वो क्या हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो फेल हो जाएगा, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। फ्लूइड शिफ्ट्स टू इंटरस्टिशियम, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहां फ्लूइड शिफ्ट होने लग जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में इडीमा दिखेगा, ओके, पिटिंग एडेमा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्लजिंग ऑफ ब्लड एंड माइक्रो सर्कुलेशन फेलियर, ठीक है। तो ब्लड का क्या हो रहा है, स्लजिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, ओके। उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो बीपी तो कम हो ही जाएगा, तो बीपी फॉल हो जाता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, क्योंकि बॉडी में क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसकी वजह से एसिडोसिस बढ़ता जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये स्टेज डेंजरस है, यहाँ से रिकवरी डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्रीटमेंट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ स्टेज विच इज द लास्ट स्टेज, जिसको हम इरिवर्सिबल स्टेज बोलते हैं। अब इरिवर्सिबल स्टेज क्या होता है? द फाइनल स्टेज वेयर सीवियर ऑर्गन डैमेज अकर एंड द कंडीशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन विद ट्रीटमेंट लीडिंग टू मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा कि इरिवर्सिबल स्टेज वो स्टेज है जहां ऑर्गन डैमेज इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट को बचाना पॉसिबल नहीं होता इवन विद ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट हम देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? वाइटल ऑर्गन फेल हो रहे हैं, शॉक बिकम्स इरिवर्सिबल। ठीक है, तो वाइटल ऑर्गन क्या होंगे? वो फेल होना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद दूसरा ऑर्गन, दूसरे के बाद तीसरा ऑर्गन, सारे फेल होना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो शॉक है ये इरिवर्सिबल हो जाता है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, कंपनसेशन कंप्लीटली फेल्स विच लीड्स टू सीवियर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कंपनसेटरी जो हमारा स्टेज हमने पढ़ा था, जहाँ पे बॉडी हमारी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही थी, उसने सब कुछ करके देख लिया कि इसको कैसे बचाएं, वो भी फेल हो जाता है। अगर वो फेल हो गया तो बॉडी क्या है, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सीवियर टिश्यू हाइपोक्सिया, सेल डेथ भी हो सकता है। अब जब सेल को बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल क्या होंगे? मरने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब सेल मरने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं? लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सेल जो डेथ हो रहा है उसके बाद वो क्या करता है? रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? खुद के सेल, जो सेल है वो खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है कोरोनरी परफ्यूजन डिक्रीज हो जा रहा है, जिसको हम मायोकार्डियल डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब जो मायोकार्डियल डिप्रेशन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे डिक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन। तो कोरोनरी परफ्यूजन क्या है? अब जैसे हमने पढ़ा टिश्यू परफ्यूजन, दैट मीन्स कि पूरे बॉडी में सेल्स जो है उनको ऑक्सीजन मिलना, न्यूट्रिएंट्स मिलना। अगर कोरोनरी नाम आ जाता है दैट मीन हम हार्ट के टिश्यूज या फिर हार्ट के सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोरोनरी जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स हार्ट के सेल्स या टिश्यूज को भी, जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज होता है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फेलियर शुरू हो जाता है। तो अगर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो ब्रेन डैमेज तो पक्का है, ब्रेन डैमेज भी होगा और उसके साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर्स होंगे, और ये सब कहाँ लेकर जा रहे हैं? डेथ की तरफ। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन यही है कि इस स्टेज में डैमेज इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए अर्ली स्टेजेस में ही ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई ऐसा बोले कि थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज पे हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। इसीलिए शॉक के केस में जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतने ही ज्यादा चांसेस रहते हैं पेशेंट के बचने के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक विच इज स्टेजेस ऑफ शॉक। आप चाहें तो सिर्फ 3 स्टेजेस भी लिख सकते हैं, या फिर आप चारों स्टेजेस अगर लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, जिसमें हाइपोवॉलेमिया, कार्डियोजेनिक शॉक्स, ये सब आते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम वो कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।